हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिवनाथ नेटवर्क में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं एकदम फर्स्ट चैप्टर से, मतलब आर्टिकल 1 से। और आर्टिकल 1 के पहले भी हमारे देश में जो है ब्रिटिश राज में संविधान का विकास कैसे हुआ वो भी एक प्रोसेस है, और वहाँ से भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में या फिर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो आइए हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश भारत में 1600 में आए थे, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैं भी एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो उसमें है कि पहले हमारे देश में व्यापारी के रूप में क्या पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए। लेकिन सभी का मकसद हमारे देश में सिर्फ पुर्तगाली और डच का व्यापार करने तक ही सीमित रह गया। पर अंग्रेज़ हमारे देश में क्या किए, 200 सालों तक राज किए। आप देख सकते हैं, तो लगभग 200 सालों तक राज किए। तो ब्रिटिश हमारे देश में 1600 ईस्वी में आए थे व्यापारी के रूप में, और व्यापारी के रूप में आए थे तो उनको जो मान्यता मिला था वो एलिजाबेथ प्रथम थी, चार्टर के द्वारा। चार्टर का मतलब हुआ एक, आप कह सकते हैं, अधिकार पत्र। अधिकार पत्र एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा क्या हुआ, इन लोगों को परमिशन मिला व्यापार करने का। लेकिन इसमें जो सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है अंग्रेज़ों का भारत में एक पांव जमाने का कह सकते हैं, एक प्रभाव जमाने का आप कह सकते हैं, तो वो किया था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 22-23 दिसंबर 1764। तो उसमें दो लोगों का लड़ाई था, एक अंग्रेज़ और एक भारतीय लोगों के बीच। तो अंग्रेज़ों की तरफ से जो था अंग्रेज़ सेनापति, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। यदि आप लोगों से कहीं पूछा जाए कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था, तो आप नाम याद रख सकते हैं, हेक्टर मुनरो। और भारतीय तरफ से थे मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और शाह आलम जो मुगल साम्राज्य का क्या था उस समय आप राजा, ये सब शाह आलम था। तो जब 1764 का युद्ध हार जाते हैं, मतलब अंग्रेज जीत जाते हैं, तो अंग्रेज जीत जाते हैं तो उसका एक संधि होता है। तो उस संधि के द्वारा क्या होता है, 1765 में एक संधि, जब 1764 का बक्सर के युद्ध भारतीय हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं, तो आप जानते हैं कि युद्ध का नीति है, आप यदि युद्ध हारते हैं तो उसके बदले आपको क्या करना है, कुछ गंवाना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ कि कंपनी का 1765 में दीवानी मिल जाता है, एज ए आप कह सकते हैं एक क्या सकते हैं ट्रीटी के तहत, एक संधि के तहत आप यदि हार गए भारतीय, तो हेक्टर मुनरो जो अंग्रेजों का क्या था सेनापति था, उसको यानी अंग्रेजों को क्या होता है, एक दीवानी मिलता है। दीवानी कहाँ का मिलता है, बिहार का, उड़ीसा का और बंगाल का। बंगाल कहने का मतलब आज का पश्चिम बंगाल से आप वेस्ट बंगाल से नहीं तुलना कर सकते हैं। बंगाल मतलब बांग्लादेश का भी बहुत सारा हिस्सा हो जाएगा, या पूरा आप कह सकते हैं, क्योंकि बंगाल उस समय अविभाजित का, ये सब 1600 ईस्वी या 1765 बात हो रहा है। हमारा देश कब विभाजित हुआ, 1947 में, और बात कब की हो रही है, 1765 में, यानी बंगाल का मतलब पूरा हो गया। ठीक है, तो आपको अगर कहीं क्षेत्र का क्या हुआ, दीवानी मिल जाता है, मतलब राजस्व एकत्र करने का आपको पास अधिकार हो जाता है, तो आप टेरिटोरियल पावर कह सकते हैं, क्षेत्रीय अधिकार। क्षेत्रीय अधिकार कैसे, देखिए, अगर हमारे देश में एक रिलायंस लिमिटेड कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, और रिलायंस कहाँ की कंपनी है, इंडिया के है, हमारे देश के। अब ये अगर सपोज मान लेते हैं कि ये किसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाकर एक कोई युगांडा देश है, ठीक है, और वहाँ पे ये क्या करने लगते हैं, एज ए भारत से परमिशन लेते हैं और ट्रेड करने लगते हैं, और उसके क्षेत्र में उन लोगों को टैक्स मिल जाता है कि आप यहाँ का टैक्स वसूली करने का, मतलब राजस्व दीवानी का अधिकार मिल जाएगा रिलायंस का। तो इसका मतलब जिस क्षेत्र में मिलेगा तो उस क्षेत्र का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, किसके पास, रिलायंस के पास। उसी प्रकार बिहार, उड़ीसा और बंगाल का क्या हुआ, उन लोगों का अधिकार मिल गया, अंग्रेजों का दीवानी का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में मिला, मतलब बिहार, उड़ीसा और बंगाल, तो आप कह सकते हैं अंग्रेजों का टेरिटोरियल पावर, मतलब क्षेत्रीय अधिकार उन लोगों को हो गया उस क्षेत्र पर, पूरे भारत में नहीं, ये 3 जगहों पर। ठीक है, तो फिर आप देखेंगे तो 1858 में हमारे देश में सिपाही विद्रोह होता है, या आप उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वीर दामोदर विनायक सावरकर ने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1858 को। फिर 1934 में देखेंगे तो एम एन रॉय बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने संविधान की मांग की थी
और 1946 में संविधान सभा के द्वारा, ये क्या है, एक थोड़ी सी एक इंट्रोडक्शन बता देते हैं, उसके बाद हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो 1946 में संविधान सभा का गठन होता है और इसी संविधान सभा के द्वारा हमारे देश में संविधान का निर्माण होता है। ठीक है, तो संवैधानिक जो विकास होता है, संविधान बनने का विकास होता है, वो अंग्रेजों के द्वारा ही होता है। ऐसा नहीं कि संविधान सभा बन गई और उसके बाद संविधान बनने का मतलब काम जो है प्रारंभ हुआ। हमारे देश में संविधान बनने का प्रारंभ आप देखेंगे तो 1773 से ही एक कुछ न कुछ आपको, फिर आपको आगे सभी एक्ट में देखेंगे और उसके थ्रू कुछ न कुछ आपको दिखेगा कि आज के संविधान में मिलता जुलता उससे आपको दिख जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 आखिर ये क्यों लाया गया? तो देखिए 1765 में तो दीवानी मिल गया और लाया जा रहा है 1773 में। आप देख सकते हैं 1765, ठीक है, और 1773, उससे पहले भी उन लोगों के पास मतलब जितना भी व्यापारिक अधिकार था अंग्रेजों के पास। अब क्या होता है ना कि उन लोग अपना एक निजी व्यापार भी करने लगते हैं, बहुत सारा करप्शन होने लगता है। करप्शन इस हद तक मतलब अंग्रेज क्या करने लगते हैं कि यहाँ देखते हैं कि पूरा मतलब धन है तो अपने आप जो है लूटने लगते हैं, स्वार्थ होने लगते हैं, तो कंपनी कर्ज में चल जाती है, डूब जाती है कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, डूब जाती है, कर्ज के बोझ से मतलब लग जाती है। तो उन लोग क्या करते हैं कि ब्रिटिश सरकार से पैसा मांगने लगते हैं। तो सरकार, जब वहाँ का सरकार सोचती है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, तो उन लोग फिर एक रेगुलेट करने लगते हैं, कंपनी का एक नियंत्रण करने लगते हैं। तो जो पहला नियंत्रण लाया गया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, तो इसमें कौन कौन से प्रावधान थे, आइए 1 बाय 1 देखते हैं। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया प्रथम कदम था। मतलब इससे क्या हुआ, नियंत्रण किया गया, कंपनी के कार्यों को क्या किया गया, नियंत्रण किया गया। और इससे पहले कंपनी को जो है अपना स्वतंत्र अधिकार था, कुछ भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रिटिश सरकार अब क्या की, उन लोगों पर आप कह सकते हैं कि नियंत्रण करने लगी, नज़र बनाए रखी कि क्या क्या आप काम कर रहे हैं। तो ये 1773 जो था वो अंग्रेजों के, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया प्रथम, क्या आप कह सकते हैं, एक नियंत्रण। तो इसमें आगे देखिए, इसमें लाया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया प्रथम एक कदम था पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक फंक्शन को मान्यता मिली। क्योंकि अंग्रेज यहाँ क्या कर रहे थे, कानून भी बना रहे थे और कानून का वे स्वयं पालन भी करवा रहे थे। हमारे देश में आज देखते हैं कि विधायिका जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करवाती है और न्यायपालिका देखती है कि क्या कानून जो बना वो सही है या नहीं। तो मतलब तीनों अलग अलग बटे हुए हैं, तीनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक टकराव नहीं है, तीनों का अपना अपना क्षेत्र है और अपने क्षेत्र में वो काम करते हैं। तो वो लोग भी काम कर रहे थे पर उन लोगों को मान्यता नहीं मिला था। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि आप डीएम बनेंगे, कल के आप आईएएस अधिकारी का, यदि आप आईएएस का यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक क्षमता होगा, प्रशासनिक आपके पास अधिकार होगा, आपके पास पॉलिटिकल राइट नहीं हो सकता है। टैक्स बढ़ाना है, टैक्स कम करना है, जीएसटी लगाना है, जीएसटी कम करना है, तो ये सब पॉलिटिकल राइट है, ये विधायिका का काम है, ये कार्यपालिका का काम नहीं है। तो हमारे यहाँ डीएम क्या पॉलिटिकल काम नहीं करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक काम करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखें कि धारा 144 लगाना होता है, तो धारा 144 में इसको और प्रबल बनाना है या इसको और कम करना है, ये काम विधायिका का है। लेकिन धारा 144 अभी ज़रूरत है या नहीं, मान लेते आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो उस समय यदि धारा 144 की ज़रूरत है या नहीं, ये देखभाल करना वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी का काम है। पर धारा 144 को स्ट्रॉन्ग करना है या वीक करना है, इसका काम विधायिका का है। लेकिन उन लोग क्या कर रहे थे, उन लोगों के पास पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दोनों को मान्यता मिला, कर तो रहे थे पहले से, लेकिन अब उन लोगों को मान्यता मिल गया। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई कैसे, इसे आप अगर थोड़ा सा एक दो और देखें पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास एंड बॉम्बे, आप लोग जानते होंगे कि मद्रास, बॉम्बे और बंगाल तीन प्रेसिडेंसी थे, तीन प्रेसिडेंसी थे। यहाँ पे आप देखें बंगाल, मद्रास और क्या, बॉम्बे। लेकिन क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बॉम्बे
और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थे उन लोगों को बंगाल के अधीन लाया गया, मतलब बंगाल को आप कह सकते हैं कि ऊपर दर्जा दिया गया, ठीक है, और इन लोगों को नीचे रखा गया। ऐसा क्यों हुआ? आप लोग पढ़ेंगे मराठा युद्ध, तो मराठा युद्ध में क्या होता है कि मद्रास का मान जाएगा ट्रीटी और बंगाल का वो उसका संधि नहीं मानेगा। तो एक कह सकते हैं आप कि एक सब में जुड़ाव नहीं था। तो जुड़ाव लाने के लिए केंद्रीय का मतलब क्या होता है, एक सेंटर कहीं रहेगा और उसके अलग अलग काम रहेंगे, फंक्शन रहेंगे। हमारे यहाँ का एक सेंटर है और राज्य क्यों बनाया गया? एक प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्य बनाया गया। आप देखें इसका मेन मोटो तो एक प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया। केंद्र अगर दिल्ली में बैठ के पूरे देश का शासन करना यह असंभव है, तो यहाँ पे केंद्रीकरण किया गया, यानी इसके अंडर लाया गया। बॉम्बे और मद्रास को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर लाया गया, मतलब उसके अधीन लाया गया। तो आप इसे कह सकते हैं केंद्रीय प्रशासन रखा गया कि केंद्र कहाँ होगा, बंगाल होगा, और उसके अधीन क्या क्या आएंगे, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे रखी गई। बंगाल के गवर्नर का नाम अब गवर्नर जनरल कर दिया गया, क्योंकि यदि आप देखें तो कोई हेड कहीं से रहेगा। हमारे यहाँ मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, तो मंत्री हो गए, लेकिन सभी को प्रधान क्या हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मतलब उन लोगों से ऊपर हो गया। तो जब आप बंगाल प्रेसिडेंसी को ऊपर रख रहे हैं तो उसका कुछ तो नाम बदलेंगे ना। तो उसको गवर्नर थे, मतलब पहले क्या थे, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, लेकिन अब बंगाल का गवर्नर क्या हो गया, ऊंचा हो गया, तो उसका नाम हो गया, उसका नाम बदल के गवर्नर से नाम बदल कर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। गवर्नर ऑफ बंगाल था, अब हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था, कभी पूछा जाएगा आपको लोगों से, तो पूछेगा कि कोई पूछेगा या कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा कि फर्स्ट जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, फर्स्ट कौन था, वारेन हेस्टिंग था। अब देखें, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया मद्रास और बॉम्बे से हेड, तो उसका काम भी तो बढ़ गया ना। आप देखें, प्रधानमंत्री को एक वित्त मंत्री से ज़्यादा काम है, एक रेल मंत्री से उनके पास ज़्यादा काम होता है। तो उनको ज़्यादा काम करने के लिए, सहूलियत के लिए, मतलब काम जो तेज़ी से हो, क्योंकि काम का बर्डन ज़्यादा हो गया, तो उनके पास एक पीएमओ ऑफिस होता है। उसी प्रकार एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया, जो 4 मेंबर्स हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के काम करने के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाया गया, जिसमें 4 मेंबर्स को क्या किया गया, रखा गया, सेलेक्ट किया गया। ठीक है, प्रेसिडेंसी का शक्ति कम हो गया। जैसे बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी था, उसका क्या हो गया, पावर कम हो गया, क्योंकि जब बंगाल प्रेसिडेंसी हाई हो गया तो बंगाल प्रेसिडेंसी जब उसके ऊपर हो गया, मतलब वो उसके पास पावर ज़्यादा हो गया, तो इस जाहिर सी बात है कि जब बंगाल प्रेसिडेंसी का पावर ज़्यादा हो गया तो इन दोनों का प्रेसिडेंसी कम हो गया, इन लोगों के पास पावर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, फिर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में क्या हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया। एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया, और यह स्थापना एक्ट जो था 1773 पर जो हुआ था वो 1774 में हुआ था। जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं कि आज 2022 में कोई कानून लाया गया, लेकिन यह कानून जो है 2023 में 5वां महीना में 10 तारीख से लागू होगा, ऐसा होता है ना। तो 1773 में लाया गया कानून, पर यह बना कब, 1774 में। और इसमें क्या किया गया कि एक चीफ जस्टिस और 3 जस्टिस को रखा गया। हमारे देश में भी आज क्या है, एक जस्टिस होते हैं, और तकरीबन आप देखें 33-34 जस्टिस होते हैं। पहले हमारे देश में जब प्रथम आप देखेंगे तो एक जस्टिस थे, एक चीफ जस्टिस थे और 7 जस्टिस थे। तो उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में किया गया, उसमें एक चीफ जस्टिस हुए, एक चीफ जस्टिस हुए, और एक 3 क्या हुए, जस्टिस हुए। तो प्रथम जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। ठीक है, सर एलिजा एम्पे। आगे देखिए, एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, ये लंदन में बैठता था। ये इसका काम क्या था, ये पहले देख लीजिए। राजस्व, नागरिक से जुड़ा मामला और सैन्य की रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना अनिवार्य कर दिया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये जितने भी मतलब थे राजस्व से जुड़ा जितने भी दस्तावेज हो, नागरिक से जुड़ा कोई हो और सैनिक से जुड़ा हो, इन सभी का रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। और ब्रिटिश सरकार को सौंपते थे इन लोग, जैसे गवर्नर जनरल हो गया, हेड हो गया, तो यही सौंपेगा ना। और किसको सौंपेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये किसको सौंपेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, तो एक चैन बनाया गया। हमारे देश में भी क्या है, एक शासन करने का चैन है। पंचायती स्तर पर क्या है,
पंचायत करेगा, जैसे मतलब उसमें मुखिया हो गए। फिर विधानसभा में कौन हमारे एक पॉलिटिकल शासन करता है, एक विधायक करता है। संसदीय क्षेत्र में कौन करता है, एक सांसद करता है। एक राज्य में कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। तो क्या है, प्रशासनिक का एक चयन है। तो आप इसे भी देख सकते हैं कि एक प्रशासन करने का चयन है। तो वो ब्रिटिश में जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता था वो कौन था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये लंदन में बैठता था। आप इसको कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्निंग बॉडी था, ठीक है। ये लंदन में बैठता था। और जो पोस्टिंग होती थी ना, मतलब जिसका भी अपने बेटा का या किसी का भी पोस्टिंग करवाना है, यानी भारत में जितने भी पोस्टिंग होते थे सब इसी के थ्रू होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय कितना था, बहुत ही कॉस्टली था। तो सभी इसके पास जाते होंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। उस समय ऑटोनोमस था ये, आप कह सकते हैं ये पोस्टिंग इसी के थ्रू होता था। फिर आप देखें तो आप देखेंगे, एक सेकेंड, निजी व्यापार, जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे उन सभी को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। क्योंकि क्या होता था ना कि निजी व्यापारी जितने भी कर्मचारी होते थे कंपनी के, वो सभी क्या करने लगते थे, निजी व्यापार करने लगते थे। और कंपनी में क्या करते थे, अपना योगदान जो है, अपना 100% योगदान नहीं देने लगते थे। मतलब अपना 100% कंट्रीब्यूशन कंपनी के उसका डेवलपमेंट में नहीं देते थे, बल्कि क्या करते, निजी व्यापार करने लगते थे, क्योंकि धन का लालच हो गया था ज़्यादा। और क्या करते थे कि राजा महाराजाओं के पास जाते थे और उनसे गिफ्ट लेते थे, उनसे प्राइज लेते थे। और तो उसका क्या किया गया कि इसके द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं और किसी से आप उपहार नहीं ले सकते हैं। क्योंकि राजा महाराजाओं को अपने क्षेत्र बचाने के लिए अंग्रेजों से क्या करते थे, मिलते थे। और अंग्रेज चाहते थे कि राजा महाराजा बचे रहें, और राजा भी चाहते थे कि मेरा जो क्षेत्र है वो बचा रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ मिलना पड़ेगा ना। तो अंग्रेज बहुत सारा प्राइज उन लोगों को देते थे, बहुत सारा पैसा देते थे। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। फिर देखिए इसका कुछ कमियां भी था, कुछ कमियां होगा। तो कमियां क्या अगर तौर पर देखेंगे तो पहला आपको दिखेगा, देखिए कमियां में अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे जो काउंसिल है ना, इसका मेजोरिटी के हिसाब से, बहुमत के हिसाब से कोई भी निर्णय लिया जाता था। तो 4 हो गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स और 1 हो गया कौन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो टोटल 5 हो गए। अब 5 मेंबर हैं और सपोज मान लेते हैं कि 3 मेंबर्स अपना ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हैं वही अपना एक साथ कोई मत हो गया, किसी चीज़ पर पॉइंट पर मत हो गया इन लोग का 3 का, ठीक है। तो गवर्नर जनरल जरूर बड़ा है इन लोग से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर हैं उन सभी से बड़ा है, पर क्या होगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा क्या था, कमी था, जिसको दूर किया जाएगा आगे के एक्ट के द्वारा। गवर्नर जनरल क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर है उससे बड़ा है, पोस्ट में बड़ा है, पर उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे एक इसका कमी दिखेगा आपको। फिर एक सुप्रीम कोर्ट जो बनाया गया, उसका एक क्षेत्र जो है न्यायिक क्षेत्र होता है। हमारे देश में कानून सुप्रीम कोर्ट तो बना नहीं सकती है, वो काम विधायिका का है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या है ना, न्यायिक क्षेत्र क्लियर नहीं था, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, टकराव होने लगा। किसके बीच, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहाँ का हेड था, तो बंगाल का हेड था। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना, कोलकाता में, बंगाल में ही बना। तो सुप्रीम गवर्नर जनरल कहता था कि पूरे बंगाल का मैं हेड हूँ, और सुप्रीम कोर्ट कहता था कि नहीं मैं हेड हूँ। तो इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। तो आगे के एक्ट में देखेंगे कि दोनों का न्यायिक क्षेत्र क्या हुआ, अलग अलग किया गया, ताकि इससे क्या है, टकराव न हो, ठीक है। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। जितना था मैं समझा दिया। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो आप यदि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।